Hello, good afternoon, student. Class 11 Business Studies, चैप्टर नंबर फर्स्ट, पार्ट 4. आपको ट्रेड हम बता चुके हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी ऑफ टू ट्रेड है. एक्टिविटीज विच आर मेंट फॉर असिस्टिंग ट्रेड आर नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड. इसमें क्या होता है कि जो आपके ट्रेड को हेल्प पहुंचाता है उसी को हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं. These activities are generally refers to a service because these are in the nature of a facilitating the activities relating to industry and trade. ये इंडस्ट्री और ट्रेड से रिलेटेड रहता है जिसको ये पूरा जो भी एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करता है. ट्रांसपोर्ट, जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, are regarding as a auxiliaries to trade activities playing a supportive role. ये आपको क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करता है. क्योंकि आप बिजनेस जब भी करते हैं तो आप गुड प्रोड्यूस करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक वे का काम करता है आपका ऑक्सिलरी टू ट्रेड. इसमें हो गया ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. Production of a goods generally take place in a particular location. For instance, tea is mainly produced in Assam. आपका प्रोडक्शन गुड जो होता है वो एक जगह नहीं होता, कई जगह अलग अलग लोकेशन में आपके प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स होते हैं. जैसे इसमें बता रहा है कि फॉर इंस्टेंस टी इज मेनली प्रोड्यूस इन असम. आपका टी जो है असम में प्रोड्यूस होता है. कॉटन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, जूट इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, शुगर इन यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड सो ऑन. मतलब इसी तरह जैसे कॉटन आपका गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, जूट आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में होता है, शुगर जो होता है वो कहाँ होता है? यूपी और बिहार महाराष्ट्र में होता है. उसी प्रकार हर प्रोडक्ट अलग अलग जगह पे होता है. बट दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. और इसका कंजप्शन क्या होता है? बहुत सारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट में होता है. मतलब अगर जूट के जगह पे तो जूट का यूज़ करना है तो वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में. लेकिन जूट का हम यूज़ हर जगह करते हैं तो इसलिए इसको कंजप्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से लाया जाता है. But these goods are required for a consumption in different part of the country. The object of a place is removed by transport through a road. जैसे उस जगह से हम गुड्स को कहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू लाते हैं रोड के द्वारा, रेलवे, कोस्टल शिपिंग. आपका रोड रेलवे हो गया, कोस्टल शिपिंग हो गया, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वो प्रोडक्ट को ले आते हैं. फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग एंड फाइनेंस. बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंस. नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन. बैंकिंग एंड फाइनेंस जो होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन अनलेस फंड आर अवेलेबल. आपको ये फंड क्या करता है? अवेलेबल करता है, प्रोवाइड करवाता है एसेट्स परचेज करने के लिए. अब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल और एसेट्स जो भी होगा परचेज करने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है. तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के थ्रू आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम ए बैंक. जैसे देखिए आप बिजनेसमैन क्या होता है? लोन ले लेता है, लोन के थ्रू वो अपना जो भी नेसेसरी वर्क है वो पूरा कर लेता है. दस बैंकिंग हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस की जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बैंकिंग के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस. बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर, बिल्डिंग मशीनरी, फर्नीचर, etc. अब क्या होता है कि बिजनेस में बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. उसमें फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सभी चीज़ें बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं. मस्ट बी ए प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर. आपको क्या होता है कि फायर
फायर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट आपको करना पड़ता है। थिफ्ट एंड अदर रिस्क, थिफ्ट भी हो गया, जैसे चोर भी होते हैं। क्या होता है कि कुछ आप गोदाम में सामान रखे हैं तो वो चोरी कर लेते हैं। मतलब इसी तरह फायर है तो कहीं आग लग सकती है। तो ये सभी रिस्क को बियर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस का यूज करते हैं। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ए ट्रांजिट एंड सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। हम इंश्योरेंस के थ्रू आप क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं अपने जो भी रिस्क हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, वो क्या करते हैं, हम इंश्योरेंस के थ्रू रिकवर कर लेते हैं। वेयरहाउसिंग, usually goods are not sold or a consumption immediately आफ्टर प्रोडक्शन। अब क्या होता है, कभी कभी हमारा गुड्स जो होता है वो प्रोडक्शन के बाद कभी कभी क्या होता है, वो सोल्ड नहीं हो पाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट बनाए और तुरंत आपका प्रोडक्ट बिक जाए, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद आपको वेयर हाउसिंग में रखना पड़ता है। वेयर हाउसिंग में तो गोदान होता है। दे आर हेल्ड इन ए स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉस और डैमेज। ये जो आप क्या करते हैं कि जो भी गुड्स बनाते हैं उसको वेयर हाउसिंग में अरेंजमेंट करके आप रख देते हैं, और ये आपका प्रिवेंट किससे करता है, लॉस और डैमेज से ये प्रिवेंट करता है वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, particularly consumer goods like electronic goods, automobile, soap, detergent, etc. Advertising help in providing information about available goods and service and inducting customer to buy a particular item. एडवर्टाइजिंग से ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब आप टीवी पे भी देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें आपका ऐड आता है बीच में। तो वो क्या करते हैं कि वो सारे प्रोडक्ट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, इसकी प्राइस इतनी है, वेट इतना है, इसकी क्वालिटी ये है। तो इसी तरह क्या होता है कि एडवर्टाइजिंग भी हेल्पफुल नेचर होते हैं आपको कस्टमर को बताने में। कस्टमर ऐड देख के समझ जाता है कि ये प्रोडक्ट इस यूज़ में आता है, तो इसलिए एडवर्टाइजिंग भी इसमें एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट। अब आपका नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मार्केट स्टैंडिंग refers to the position of an enterprise in relation to its competitor. A business enterprise must aim at standing on a stronger footing in terms of offering competitive product to its customer and service them to their satisfaction. देखिए, मार्केट स्टैंडिंग में क्या होता है कि जहां आपके कंपटीशन हो रहा है वहां पे आप खड़े हो सकें, क्योंकि कंपटीशन मस्ट होता है। कोई भी बिजनेस कंपटीशन को बीट कर लेता है तभी वो मार्केट में स्टैंड कर पाता है और रेगुलर बेसिस पे वो कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई करता है। इनोवेशन, देखिए हर एक इनोवेशन में बताता है कि हर एक जो भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपका इनोवेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे वही काम डेली एक ही तरीके से नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें इनोवेटिव करना चाहिए। इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू आइडियाज और मेथड इन द वे समथिंग इज डन और मेड। आपका इनोवेशन क्या करता है, न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस करवाता है, और मेथड समथिंग डन। देयर आर वर्किंग काइंड ऑफ इनोवेशन इज इन एवरी बिजनेस। आपके सभी, हम बता रहे सभी बिजनेस में आपके इनोवेशन होना चाहिए। इनोवेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए product or service, and innovation in a various skill and activities needed to supply product and service. innovation क्या करता है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड करने का एक तरीका और एक स्किल भी होता है जो आपके तरीके को बताता है कि इनोवेटिव वे में प्रोडक्ट को यूज़ सप्लाई किया गया है, सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे देखते हैं, आप कोई भी साबुन ले लीजिए, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे सेंट से रिलेटेड, तो आप देखें हैं शॉप में क्या होता है, हर चीज़ में चेंजेस आने लगा। पहले शॉप होते थे कि नॉर्मल होते थे, उसमें कोई भी परफ्यूम
चीज़ें नहीं होती थी, फिर उसको क्या किया, उसका शेप वूप चेंज होता है, फिर परफ्यूम पड़ता है। अब आज के टाइम में आ गया कि हर शॉप में एलोवेरा, हर चीज़ में शॉप में एलोवेरा आने लगा है। तो ये सब इनोवेशन ही है, क्योंकि कस्टमर का जो टेस्ट है आपका हमेशा चेंज होता रहता है, वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट यूज करना पसंद नहीं करता है। इसलिए इनोवेशन भी होना चाहिए और नया मेथड भी होना चाहिए। Productivity. In order to ensure continuous survival and progress, every enterprise must aim at a great प्रोडक्टिंग थ्रू द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। देखिए, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें आपका क्या होता है कि आप उस प्रोडक्ट को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन को यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, वही आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। क्योंकि बहुत लोगों के पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल होते हैं, लेकिन उसका यूज़ करके वो अच्छे से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी में यही आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको बेस्ट यूज़ करके हम प्रोडक्ट को बनाएं। नेक्स्ट है पॉइंट, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीनरी, ऑफिस etc एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए, फिजिकल बिजनेस कोई भी हो उसको फिजिकली रिसोर्सेज चाहिए। तो फिजिकली रिसोर्सेज में बता दिए, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ऑफिस हो गया etc एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सभी आपके क्या आते हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट में आते हैं, रिसोर्सेज कर लीजिए। फंड टू बी अवेलेबल टू प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाई गुड्स एंड सर्विस टू इट्स कस्टमर। ये क्या करते हैं, हम इसको यूज़ करके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विस टू इट्स कस्टमर को, हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, कोई भी बिजनेस है तो उसको अर्निंग प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि उसको कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म चलना है बिजनेस को। One of the objective of a business is to be earn a profit on the capital employment. Profitability refers to profit in relation to capital investment. जब भी कोई बिजनेस इन्वेस्ट करता है कैपिटल, तो वो सोचता है कि हमको प्रॉफिट जो हो मतलब हमेशा ही सोचते हैं कि हमको प्रॉफिट अर्निंग हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी लॉस भी बिजनेस हो जाता है, लेकिन ज़्यादा मोटिव रहता है बिजनेस का कि हमको प्रॉफिट अर्न हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटीज। वेरियस प्रोग्राम फॉर ए मोटिवेटिंग मैनेजर नीड टू बी द इम्प्लीमेंट। मैनेजर क्या होता है कि उसको हमेशा कोऑर्डिनेट होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटीज़ में आप कोऑर्डिनेट की भावना नहीं दिखाएंगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। क्योंकि कोई आप बिजनेस एक पर्सन से नहीं चलता है, बिजनेस एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट, मिडिल मतलब सभी को मिला के, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट, ये सभी को मिला करके बिजनेस चलता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, मैनेजर जो होता है वो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ दिखाना चाहिए और हमेशा इसको मोटिवेट देना चाहिए। मैनेजर को अपने एम्प्लॉयमेंट को मोटिवेटिंग देगा तभी वो वर्क कर पाएंगे। वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। वर्कर परफॉर्मेंस एंड attitude determine their contribution toward productivity and profitability of any enterprise. Therefore, every enterprise must aim to improving its worker performance. सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि हमारे वर्कर हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस करें, जिससे हमारा प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो वर्कर पे ही डिपेंड रहता है। इट शुड ऑल्सो ट्राई टू इंश्योर a positive attitude on the part of a worker. वर्कर के अंतर्गत आपको पॉजिटिव का एटीट्यूड रखना चाहिए, हमेशा उनके अंदर ये रखना चाहिए कि मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी रखना चाहिए, निगेटिविटी नहीं रखना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द obligation of a business firm to contribute resources for a solving social problem and a worker in a social डिज़ायरेबल मैनर। आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। बिजनेस का मेन होता है कि आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
जैसे आप प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, आप प्रोडक्ट इतना भी बेकार मत बनाइए कि गवर्नमेंट उसके चीप लेवल पे मत जाइए। आप उसको मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट जो भी बना रहे हो उसका गुड होना चाहिए, उसका मतलब जो भी क्वालिटी हो तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे जब भी लोग कस्टमर आपके यूज़ करें तो उससे सेटिस्फाई हो। तो इसीलिए ये सब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल को मतलब लोगों को ऐसा प्रोडक्ट या वैसी चीज़ें मत प्रोवाइड करिए जिसकी वजह से उनके हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाए और जिसकी वजह से आप मतलब आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो इसलिए आप क्या करिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ती है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।